नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं धनंजय सर आपके अपने YouTube चैनल धनंजय एजुकेशन 900 DC पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 3, किसी भी काल्पनिक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखें। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले आज की कोटि प्यारे विद्यार्थियों के लिए किताबों से दोस्ती कर लो, राहें आसान हो जाएंगी। किताबों से दोस्ती कर लो, राहें आसान हो जाएंगी। मंजिल को पाने की कोशिश एक दिन कामयाब हो जाएंगी। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर ये आज का जो क्लास है ये लेक्चर तीसरा है। हम देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले आप लोगों को बताया गया होगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि IUPAC नाम लिखना है तो एक सूत्र होता है, यौगिक का नाम बराबर यौगिक का नाम बराबर पूर्वलग्न प्लस पूर्वलग्न के बाद हम लोग लिखेंगे शब्दमूल के बाद हम लोग आगे जो देखेंगे वो है प्राथमिक अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न के बाद लास्ट में लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न ठीक। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको पता होना चाहिए किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखने के लिए। अब इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। पूर्वलग्न को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स, PREFIX प्रीफिक्स। शब्दमूल को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड रूट, WORD वर्ड रूट। प्राथमिक अनुलग्न को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी, सफिक्स PRIMARY प्राइमरी, सफिक्स SUFFIX सफिक्स प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न को इंग्लिश में कहा जाता है सेकेंडरी सफिक्स, SECONDARY सेकेंडरी सफिक्स, SUFFIX सफिक्स। ये हमको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी यौगिक का यदि हम IUPAC नाम लिख रहे हैं तो यह सूत्र जो है हमको पता होना चाहिए। यह जो आपका फार्मूला है बिना इसके काम बिल्कुल ही नहीं चलेगा। यह सूत्र आपको पता होना चाहिए। किसी भी यदि कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना चाह रहे हैं तो इस सूत्र को आप लोग याद रखे रहिएगा। बिना इसके कुछ भी नहीं होने वाला है। अब पूर्वलग्न ध्यान दीजिए, किस फार्मूले में सबसे पहले देखेंगे पूर्वलग्न जो होता है, प्रीफिक्स जो होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। शब्द मूल के अंतर्गत वर्ड रूट जो होता है, इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है। फिर इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न जो होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और द्वितीयक अनुलग्न में क्या क्या चीज आता है। ठीक। यदि मान लीजिए सूत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले
कि पूर्व लग्न होता क्या चीज। किसी भी यौगिक का यदि आईपीएससी नाम लिखना है तो पूर्व लग्न में क्या क्या चीजें आ सकती है, शब्दमूल क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि पूर्व लग्न को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। पूर्व लग्न का मतलब पहले। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई प्रधान हो, पूर्व प्रधान, पूर्व का मतलब कोई इसके पहले वर्तमान की बात नहीं की जा रही है। ठीक, पूर्व लग्न में आपको आ सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथिल, एथिल, ये सब पूर्व लग्न के अंतर्गत आते हैं। अब यदि बात किया जाए शब्दमूल की, वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट में आ जाएगा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन्स, मतलब इस यौगिक में कितने कार्बन हैं, इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं। एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, नंबर कम, हमको गिनती कम से कम 10 तक आना चाहिए। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न जो है वह कार्बन कार्बन के बीच बंध के बारे में बताएगा कि कार्बन के बीच एकल बंध है कि द्विबंध है कि त्रिबंध है। द्वितीयक अनुलग्न किसे बताता है, द्वितीयक अनुलग्न बताएगा एल्कोहल है, यानी उस कार्बनिक यौगिक से कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, एल्कोहल जुड़ा है कि एल्डिहाइड जुड़ा है कि कीटोन जुड़ा है कि एमीन जुड़ा है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पूर्व लग्न में क्या क्या चीजें आती हैं। यदि मान लीजिए बात किया जाए पूर्व लग्न का, तो पूर्व लग्न में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखिए पूर्व लग्न में आता है आपका फ्लोरो, क्या आएगा, फ्लोरो, फ्लोरो आएगा आपका पूर्व लग्न में। पूर्व लग्न में क्या आएगा, फ्लोरो। सबसे पहले यदि एफ लिखा हो तो लिखेंगे फ्लोरो, यदि एफ लिखा हो तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो। यदि मान लीजिए सीएल आ जाए तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। साधारण नाम नहीं लिखा जाता है कि क्लोरीन लिखेंगे। यदि मान लीजिए बी आर आ जा रहा है तो लिखेंगे हम ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। बी आर को क्या लिखते हैं, ब्रोमो। यदि मान लीजिए आई आ जा रहा है आयोडीन, तो आयोडीन को क्या लिखते हैं, आयोडो, आयोडो, क्या लिखते हैं, आयोडो। अब मान लीजिए कि CH3 आ जा रहा है, इसका सामान्य नाम मीथेन होगा, लेकिन यदि पूर्व लग्न में आ रहा है तो इसमें इल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। यदि मान लीजिए दो कार्बन आ रहे हैं, मान लीजिए C2H6 आ रहा है, ठीक, पूर्व लग्न के रूप में, तो दो कार्बन के लिए एथ, इल इसमें जोड़ देंगे, इल जोड़ा जाएगा, याद रखिए क्या जोड़ा जाएगा, इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। इसमें इल जोड़ा गया तो नाम क्या हो गया, मेथिल, इसमें इल जोड़ा जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल, क्या नाम हो गया, एथिल। ठीक, यही सब है आपके पूर्व लग्न में, ही आ सकता है, फ्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, आयोडो आ सकता है, मेथिल आ सकता है, एथिल आ सकता है। अब शब्द मूल में क्या क्या चीजें हो सकती है। यदि मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन की संख्या एक है, तो एक कार्बन के लिए लिखा जाएगा मेथ, एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मेथ। ये कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह गिनती है कार्बन की। यदि मान लीजिए कार्बन की संख्या कितना है, दो, तो दो के लिए क्या लिखा जाएगा, एथ, क्या लिखा जाएगा, एथ। यदि कार्बन की संख्या मान लीजिए तीन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रो, क्या लिखा जाएगा, प्रो। यदि कार्बन की संख्या चार है तो चार कार्बन के लिए लिखा जाता है ब्यूट, क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या पांच है, पांच के लिए लिखा जाएगा प्रो,
यदि कार्बन की संख्या 6 है, 5 के लिए लिखा जाएगा पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो 6 के लिए लिखा जाएगा हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 7 है तो 7 के लिए लिखा जाएगा हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो 8 के लिए लिखा जाएगा आक्ट। क्या लिखा जाएगा? आक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो 9 के लिए लिखा जाता है नाम। यदि कार्बन की संख्या 10 है तो 10 के लिए क्या लिखा जाएगा? डेक। क्या लिखा जाएगा? डेक। ठीक, इसे याद रखिएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि ये गिनती पता होना चाहिए शब्दमूल में कि गिनती क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यदि एक कार्बन हो तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मैथ। यदि 2 कार्बन हो तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? एफ। 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? फ्रोम। 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या उसे पढ़ेंगे? पेंट। 6 कार्बन है तो उसे क्या पढ़ेंगे? हेक्स। 7 कार्बन है तो उसे क्या पढ़ेंगे? हेप। 8 कार्बन है तो उसे क्या पढ़ेंगे? आर। 9 कार्बन है तो इसे क्या पढ़ेंगे? नाम। 10 कार्बन है तो उसे क्या पढ़ेंगे? डेप। ठीक, 10 तक हमको गिनती आनी चाहिए। इसके आगे यदि मान लीजिए 11 है तो 1 डेप हो जाएगा, 12 है तो 2 डेप हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतना लंबा ही कार्बन का चैन या श्रृंखला मिल सकता है, इससे बड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए ये पता होना चाहिए, यदि 1 है तो उसे पढ़ा जाता है मेथ, 2 है तो पढ़ा जाता है एथ, यदि कार्बन 3 है तो पढ़ा जाता है प्रो, यदि कार्बन 4 है तो पढ़ा जाता है ब्यू, यदि कार्बन 5 है तो पढ़ा जाता है पेंट, यदि कार्बन 6 है तो पढ़ा जाता है हेक्स, यदि कार्बन 7 है तो पढ़ा जाता है हेक्ट, यदि कार्बन 8 है तो उसे पढ़ा जाता है 8 है तो पढ़ा जाता है आक्ट, यदि कार्बन 9 है तो उसे पढ़ा जाता है नाम, यदि कार्बन 10 है तो उसे पढ़ा जाता है डेप। ठीक, अब इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न क्या बताएगा? यह बताएगा कार्बन कार्बन के बीच बंध के बारे में। किसके बारे में बताएगा? यह कार्बन कार्बन के बीच बंध के बारे में बताता है। इसके स्थान पे लिखा जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यदि मान लीजिए लिखा है कि कार्बन की संख्या, यदि मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन आपस आपस में सिंगल बंध से जुड़ा है, ऐसे उसकी संरचना है, तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न में लिखा जाएगा, प्राथमिक अनुलग्न के स्थान पे यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध लिखा जाएगा ए। क्या लिखा जाएगा? ए। ठीक, यदि कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए कार्बन कार्बन आपस में डबल बंध से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इसके लिए लिखा जाएगा ईन। क्या लिखा जाएगा? ईन। यदि कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? आइन। क्या लिखा जाएगा? आइन। ठीक, ध्यान दीजिए कि यदि कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध से जुड़ा हुआ, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो, सिंगल बंध हो, तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न के स्थान पे ए ने लिखा जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच आपस में बीच में देखना है, कार्बन कार्बन के बीच यदि मान लीजिए 2 बंध आता है तो क्या लिखा जाएगा? ई ने लिखा जाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। ठीक, और लास्ट में जो द्वितीयक अनुलग्न है इसे लास्ट में लिखा जाता है। इसमें यदि आपका मान लीजिए OH समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? OH। ठीक, OH के लिए लिखा जाता है आर। क्या लिखा जाता है? आर।
ठीक। OH का मतलब एल्कोहल। यदि मान लीजिए बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO का मतलब ये एल्डिहाइड का सूत्र है। यदि CHO जुड़ा है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, अल। क्या लिखा जाएगा, अल। यदि मान लीजिए बॉन्ड कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक का सूत्र होता है बॉन्ड COOH। इसके लिए लिखा जाएगा द्वितीयक अनुलग्न में ओइक अम्ल। क्या लिखा जाएगा, ओइक अम्ल। क्या लिखा जाएगा, ओइक अम्ल। ठीक। अब यदि इसके बाद मान लीजिए कि कीटोन आ रहा है, क्या आ रहा है, कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है सामान्यतः CO बीच में आएगा, इसके इस साइड में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, इस साइड में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ेगा। तो कीटोन के लिए प्रयोग किया जाता है आन का। क्या किया जाता है प्रयोग, कहीं कहीं पे आन लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ओन लिखा रहता है। ठीक, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। कीटोन के लिए यदि मान लीजिए एमीन आ रहा है, बॉन्ड एमीन का सूत्र होता है NH2, इसके लिए लिखा जाता है एमीन। क्या लिखा जाएगा, एमीन। ठीक, ये हमको पता होना चाहिए कि द्वितीयक अनुलग्न में क्या क्या आ सकता है। OH आ सकता है, एल्कोहल आ सकता है। एल्कोहल के लिए द्वितीयक अनुलग्न में क्या लिखेंगे, आल। CHO है, CHO जो सूत्र है एल्डिहाइड का सूत्र है, यानी कि हम यह पहचान लेंगे वह कार्बनिक यौगिक जो है एल्डिहाइड ग्रुप का है, एल्डिहाइड समूह का है। यदि कहीं पे CHO मिले तो CHO यदि लिखा गया है तो द्वितीयक अनुलग्न के स्थान पे क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। आ का मात्रा का फर्क है, देखिए यहाँ पे आल है, यहाँ पे अल है। इसके अतिरिक्त कि यदि मान लीजिए कि इस ये आ जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र बॉन्ड COOH होता है। इसके अतिरिक्त यदि बॉन्ड COOH है तो द्वितीयक अनुलग्न के स्थान पे क्या लिखेंगे, ओई अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओई अम्ल लिखेंगे। यदि कीटोन आ जा रहा है, R जो है क्रियात्मक समूह को बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। इस साइड में हम भी किसी क्रियात्मक समूह कार्बन को जोड़ सकते हैं, इसके इधर भी जोड़े। यदि बीच में CO आ जाए तो यह पहचाना जाएगा कि कीटोन का सूत्र है। अब इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए एमीन आ रहा है तो एमीन के स्थान पे क्या लिखेंगे, एमीन ही लिखा जाता है। एमीन का जो सूत्र होता है NH2 होता है। तो इसलिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए ये सब बातों की हमको जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए। कि सबसे पहले ये फार्मूला था, आपका सूत्र था कि प्राथमिक अनुलग्न मतलब यौगिक का यदि किसी IUPAC नाम लिखना है तो यौगिक का सूत्र बराबर यानी कि फार्मूला होता है पूर्वलग्न में सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखा जाएगा। यदि उसमें दिया गया है तो नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, शब्दमूल। शब्दमूल तो 100% दिया रहेगा, कोई ना कोई कम से कम तो 2 कार्बन या 3 कार्बन तो होंगे ही। शब्दमूल को लिखा जाएगा प्राथमिक अनुलग्न। ये दो चीजें 100%, ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक ही नहीं है जिसमें शब्दमूल ना हो प्राथमिक अनुलग्न ना हो। प्राथमिक अनुलग्न बंधों के बारे में बताता है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, ए लिखा जाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है तो उसे क्या लिखा जाएगा, इन लिखा जाएगा। कार्बन जो है टोटल 4 बंध बनाता है। अभी इसके बगल में एक हाइड्रोजन और जुड़ सकता है, मतलब इसकी अभी 2 वैलेंसी आप कह सकते हैं खाली है, 2 संरचना इसकी खाली है। यदि कार्बन कार्बन आपस में त्रिबंध से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, आयन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आयन। अब द्वितीयक अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स में पहला नंबर कि शराब का सूत्र यदि पूछे कोई तो आप बताइएगा बॉन्ड OH होता है। कोई पूछे एल्डिहाइड का सूत्र बताइए तो आप बताइएगा बॉन्ड CHO होता है। ये बंध इसलिए खाली है कि इसके इधर कोई क्रियात्मक समूह अर्थात हम कह सकते हैं कार्बन को जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका जो
ये बंद है, ये फ्री है, स्वतंत्र है, खाली है। और यदि कोई कहे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र बताइए, इसका जो सूत्र होता है बॉन्ड COOH होता है। इसके लिए क्या लिखेगा, कोई कम, कोई कहे कि कीटोन का सूत्र बताइएगा तो क्या बताना है, बॉन्ड CO। कोई कहे एमीन का सूत्र बताइए तो एमीन का जो सूत्र होता है बॉन्ड H2 होता है। ठीक, ये इतनी जानकारी के बाद हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ज्यादा बड़ा क्लास ना करते हुए आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखने के नियम के बारे में सीखेंगे। नियम यदि हम लोग सीख ले रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद खेल शुरू हो जाएगा, महाभारत चालू। कोई भी IUPAC, किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिखना है, आप एकदम सरल तरीके से, इजी तरीके से, आसान तरीके से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपको पता हो जाना चाहिए। अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय जय सीताराम। अब आप लोग, ये हम साइड हो जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या अपने कॉपी, पढ़ाई तो ऐसे होगा नहीं, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। और कोई भी यदि वीडियो आप हमारा है तो उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तब आप उस वीडियो को समझ पाएंगे, उस लेक्चर को समझ पाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीजें कैसे हो रही। कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। 100% मेरा वादा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को या मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज समझ में आए। बस आप शुरू से देखिए, पहले वाली क्लास देखिए, फिर उसके बाद वाली क्लास देखिए, फिर लास्ट, पूरी हर एक क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए, अंतिम तक देखिए। ठीक, इसलिए अब मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए, देखिए, या अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। और जब भी पढ़ा करिए तो पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, इसे आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आज के क्लास इतना ही, बाय बाय, टाटा।